So we are continuing with our linear regression topic today. लास्ट टाइम हमने यहाँ पर 3 स्टेज कंप्लीट कर ली थी. स्टेज 1 होती है आपकी सिलेक्शन ऑफ योर डेटा सेट या लोडिंग ऑफ योर डेटा सेट. स्टेज 2 होती है सिलेक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. स्टेज 3 होती है आपकी प्री प्रोसेसिंग. तो वो सारी स्टेजेस हमने कल कंप्लीट कर ली थी. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स स्टेज 4. स्टेज 4 को बोला जाता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, दिस इज अवर स्टेज 4 ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? लेट्स से यू हैव टू चेंज, मैं इसका एक डेफिनेशन लिखता हूँ. यू हैव टू चेंज स्केल ऑफ वेरिएबल्स. जितने भी आपके वेरिएबल्स कह लो या आपका जो भी डेटा सेट है, यू हैव टू चेंज द स्केल ऑफ वेरिएबल्स टू अ सेम रेंज, टू अ सेम रेंज. और लेट्स से वो रेंज कौन सी होती है, या तो 0 या वो 1. होता क्या है कि लेट्स से अभी हमको यहाँ पर किस पे एनालाइज करना है, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे और मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल पे. डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर ना कुछ भी वैल्यूज हो सकती है. 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट करके एक वैल्यू हो सकती है. तो स्टेज 4 में हम क्या करते हैं कि हम उन वाले वेरिएबल्स को ना एक सेम रेंज पे ले आते हैं. और उस रेंज पे ले आने का क्या फ़ायदा होता है, उससे आपकी प्रेडिक्शन थोड़ी एक्यूरेट हो जाती है. और या जो आप मॉडल जनरेट करोगे वो मॉडल आपका आसानी से बन जाता है. अब मेन बात ये आती है कि आप किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को 0 और 1 की रेंज में कैसे लेकर आते हो. ठीक है, इसके पीछे क्या ना फॉर्मूला ये फॉलो करता है मशीन लर्निंग. और उस कॉन्सेप्ट को आप कह सकते हो मिन मैक्स स्केलिंग. इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है आपका मिन मैक्स स्केलिंग, या इसको बोला जाता है आपका नॉर्मलाइजेशन. तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा टर्म है जो आपको बार बार सुनने को मिलेगा, या आप उसको मिन मैक्स स्केलिंग बोल सकते हो या नॉर्मलाइजेशन में. इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्केल आवर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद इन अ रेंज ऑफ 0 and 1 सो दैट वी कैन प्रेडिक्ट इन अ बेटर वे. ठीक है, अब आपको मैं अगर दिखाऊं कि मैं यहाँ पर एग्जैक्टली बोल क्या रहा हूँ, ये देखो आवर्स अंडरस्कोर स्टडीड 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 है. आपका टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड 57 भी है, 76 भी है, 81 भी है, 96 भी है और 100 भी है. अब मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों वैल्यूज को उठा के एक सेम रेंज के अंदर ले आऊंगा, या तो 0 या 1 के फॉर्मेट में. तो देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से करी जाती है. इसके लिए ना आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए. लेट्स से वो फार्मूला क्या है मैं आपको बता दूं. सपोज करो कि लेट्स से हमारे पास एक है टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड, और हमारे पास एक और है आपका आवर्स अंडरस्कोर स्टडी. ये दो हमारे पास वेरिएबल्स है, आवर्स अंडरस्कोर स्टडी और टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड. ठीक है, अब लेटेस्ट से टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड में क्या क्या मैक्सिमम वैल्यू और क्या क्या मिनिमम वैल्यू है. आपको नजर आ रहा होगा कि मिनिमम वैल्यू मेरे पास 57 है और मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या है 100. तो लेटेस्ट से मैं क्या करूंगा, इस 57 को मैं स्केल कर दूंगा 0 से, और इस 100 को लेट्स से वी आर गोइंग टू स्केल एट 1. ये किस तरीके से करेंगे इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, मैं आपसे करवाऊंगा भी है. इसी तरीके से आवर्स अंडरस्कोर स्टडीड में भी आपके पास कोई मिनिमम वैल्यू होगी और आपके पास कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी. तो उसको भी हम स्केल अप करेंगे 0 और 1 में, 0 और 1. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू द फॉर्मूला ऑफ दिस नॉर्मलाइजेशन. इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आप थोड़ा सा एक बार को ध्यान से नोट डाउन करना. फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलाइजेशन बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका. इसका होता है आपका एक्स नॉर्म. एक्स नॉर्म यहाँ पर नॉर्म का मतलब होता है आपका नॉर्मलाइजेशन. ओके, एक्स नॉर्म इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मिन. ये फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स मिन. ओके, एंड यू हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू विद एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन. ये आपका फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन का. ये तो अभी मेरा एक्स नॉर्मलाइजेशन. इसी तरीके से मेरे पास एक वाई नॉर्मलाइजेशन भी होगा. सो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस. तो ये आप निकालोगे पहले एक्स के लिए एंड देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट फॉर वाई. ठीक है, तो यहाँ पर बस आप ये वैल्यूज चेंज कर लेना. वाई नॉर्म, वाई माइनस वाई मिन एंड वाई मैक्स माइनस वाई मिन.
ये, ठीक है। Now, तो यहाँ पे लेटेस्ट से हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है y और हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है x। आपने यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल किसको लिया हुआ है? टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड, ठीक है। और आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपने किसको लिया हुआ है? आवर्स अंडरस्कोर स्टडीड, ठीक है। अब देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन आप किस तरीके से करोगे। एक फॉर्मूला लेट्स से मैंने आपको बताया था x माइनस एक्स मिन और x मैक्स माइनस एक्स मिन, तो चलो इसको कंप्यूट करके देखते हैं। लेट्स आई टोल्ड यू टू कैलकुलेट दिस x नॉर्म। x नॉर्म किस तरीके से होगा? सबसे पहले आपको x की वैल्यू बतानी पड़ेगी। सपोज करो मैं आपको कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ और आप उसको फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करो। x की वैल्यू मैंने आपको बोला कि कंसिडर करो 57, x मिन की लेट्स से मैंने आपको बोला वैल्यू कि आप कंसिडर करो 57, हाँ वैसे भी लगा सकते हो। अभी मैं आपको एक रैंडमली बोल रहा हूँ, ठीक है। और लेटेस्ट से मैंने आपको यहाँ पर बोला कि आप एक्स मैक्स की वैल्यू भी अभी फिलहाल ले लो 57। अब आपको ये फॉर्मूले इसके अंदर पुट करनी है और आपको मेरे को एक्स नॉर्म की वैल्यू बतानी है। तो जो ऑनलाइन है वो चैट सेक्शन में बताएंगे और जो क्लास में वो ऐसे बता दो। मेरे को एक्स नॉर्म की वैल्यू बताओ, ये रही आपकी गिवन वैल्यूज और ये रहा आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पे दो आंसर्स मेरे को मिले 0 0। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज चेंज कराने के लिए बोल देता हूँ। आप अब यहाँ पर एक्स मैक्स को ले लो एज अ 100। अब आप मेरे को एक बार आंसर बताओ एक्स नॉर्म का। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू चेंज कर दी एज अ 100। नाउ यू हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ x नॉर्म। तो मेरे पास काफ़ी सारे आंसर्स आ गए एज 1, एक और आंसर आ गया 1, एक और आंसर आ गया 1। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपके वेरिएबल्स की वैल्यूज को किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन ये करी जाती है। अब चलो इसको हम समझते हैं कि मशीन लर्निंग कैसे करती है। ओके, मैं ये समझ रहा है। अब आपको करना क्या है, लेट अस से यू हैव टू सिलेक्ट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ वो मैं बताता हूँ कि कैसे लगेगा। सिलेक्ट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना। तो करना क्या है कि सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने आपको अभी बताया था कि हमने डिपेंडेंट वेरिएबल किसको लिया हुआ है? टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड को। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैंने क्या ना वेरिएबल ले लिया। ये देखो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन डिपेंडेंट। सबसे पहले अभी मैं डिपेंडेंट वेरिएबल में वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लेट से मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल को मान लिया एज अ y, ठीक है। और यहाँ पे लेट से मैंने बोला कि डेटा फ्रेम के टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड को वी आर कंसिडरिंग एज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, मैंने आपको बताया था एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर ये वैल्यूज। तो ये वैल्यूज क्या करेगा, लेट मी जस्ट शो यू। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू प्रिंट करूँ, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रन दिस सेल and now you can see that all the values of test underscore grade will return and will be saved onto this variable 1। तो पूरे डेटा सेट में से मेरे को सिर्फ कौन सी वैल्यूज मिल जाएंगी? टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड की विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यूज। ओके, इतना आप कर लो और बता दो कि सेम आउटपुट ही आना चाहिए आप लोगों का भी, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मशीन लर्निंग में क्या ना रूल होता है, और वो रूल क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल ऑलवेज बी इन 2 डायमेंशन। ये एक रूल होता है कि आपका जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए वो हमेशा 2 डायमेंशनल एरे के अंदर होना चाहिए, ठीक है। बट अगर मैं आपको लेट्स से अपने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दिखाऊं, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि df डॉट आवर्स अंडरस्कोर स्टडी डॉट वैल्यूज, और यहाँ पर अगर मैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करूँ तो वो कुछ ये आ जाएंगी 2 3 5 6 7 9 10। इफ आई एम गोइंग टू चेक द शेप ऑफ दिस x, प्रिंट x डॉट शेप, तो यहाँ पर आपको इसकी शेप नजर आ जाएगी 7 कॉम। और ये रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई हुई है कि किसको इंडिकेट करती है? 1 डायमेंशनल एरे। अब मेन बात ये आती है कि मैं इस इंडिपेंडेंट वाले वेरिएबल को 2 डायमेंशनल के अंदर कैसे कन्वर्ट करूँ, क्योंकि ये रूल है, ये रूल मेरे को फॉलो भी करना पड़ेगा। तो नाउ हियर वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ
फंक्शन नेम्ड एज न्यू एक्सेस. ओके, मैं यहाँ पर आपको एक यूज करके दिखाता हूँ न्यू एक्सेस का. What this new access will do, it is used to change the dimensions of arrays. We can use it to change the dimensions of array. आपका 1D है तो आप इसको 2D में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ न्यू एक्सेस. अगर 2D आप उसको 1D के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो न्यू एक्सेस यूज करके. इसके अलावा मैंने आपको एक और फंक्शन भी बताया हुआ रीशेप. ओके, आप उस रीशेप का भी यूज कर सकते हो. But in machine learning, in most scenario, you will going to get this new access. Okay, आपको ये सबसे ज़्यादा यूज करना पड़ेगा new access. कैसे करते हैं? Let me just show you. तो यहाँ पर लेटेस्ट है, सबसे पहले मैं क्या ना पैकेज इंपोर्ट करा लेता हूँ, import numpy as np. क्योंकि आपको मशीन लर्निंग में या पाइथन में जब भी एरेस के साथ डील करनी होगी तो यू रिक्वायर्ड दिस लाइब्रेरी numpy. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको इंपोर्ट करा लिया. अब यहाँ पर लेटेस्ट से मैंने यूज किया कि df.hours_studied और यहाँ पर मैं इसकी डायमेंशन चेंज करा देता हूँ. डायमेंशन चेंज कराने के लिए यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस स्लाइसिंग और यहाँ पर आप लिख दो np.new access. ओके, यहाँ पर ये क्या करेगा कि अब आपके इस 1D एरे की रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर देगा 2 डायमेंशनल एरे में. और अगर मैं अब आपको प्रिंट करके दिखाऊं x, तो अब आप देखना कुछ इस तरीके से आएगा ये. ठीक है, और अगर हम यहाँ पर इसकी शेप भी चेक करें, प्रिंट x डॉट शेप, तो यहाँ पर अब आपको नजर आएगा 7,1. तो ये 7/1 का एक मैट्रिक्स मेरा बन गया. ठीक है, तो ये रहा आपका स्क्रिप्ट. आप इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लो एंड देन लेट मी नो. नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, तो आप कंटिन्यू करते हैं. तो ये वाली स्टेज कौन सी है हमारी? ट्रांसफॉर्मेशन. और यहाँ पर वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस नॉर्मलाइजेशन. ओके, तो नॉर्मलाइजेशन में लेट से आपको करना क्या होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर वेरिएबल लेता हूँ x में. ओके, क्योंकि फॉर्मूला क्या था आपका x माइनस एक्स में डिवाइड बाय x मैक्स माइनस एक्स में. तो यहाँ पर एक मैंने वैल्यू ले लिया x में और इसके अंदर लेट से मैंने x की मिनिमम वैल्यू या लेट से निकाली x डॉट में. तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करके दे देगा मेरे को? मिनिमम वैल्यू फ्रॉम योर x. ठीक है, अब यहाँ पर चलो प्रिंट भी करा लेते हैं. प्रिंट x min इज इक्वल टू कॉमा x min. इस तरीके से आप x max भी निकलवा लो. ओके, तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे निकलवा लिया x max. आई एम जस्ट कॉपिंग दिस, पेस्ट इट ओवर दिया. यहाँ पर आप चेंज कर दो x max और इधर आप कर दो x डॉट मैक्स. x max. तो मिनिमम वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी हमारे पास और मैक्सिमम वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी. अब डायरेक्टली आप यहाँ पर निकालो नॉर्मलाइजेशन. तो यहाँ पर मैंने यूज किया x नॉर्म इज इक्वल टू x माइनस एक्स मिन, ये जो मेरा फॉर्मूला है, डिवाइड बाय x मैक्स माइनस एक्स मिन. अब पहली बात तो ये, अब यहाँ पे चलो प्रिंट भी करा लेते हैं x नॉर्म एंड नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस. तो यहाँ पर अब आपको नजर आ जाएगा कि जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे वो सब स्केल अप हो गए 0 और 1 के बीच. ठीक है, तो x min आ गया हमारे पास 2, x max आ गया 10. ये अब x के अंदर एक वैल्यू तो है नहीं, बहुत सारी वैल्यूज है. सभी वैल्यूज को ये कंप्यूट करेगा और सबको स्केल अप कर देगा 0 और 1 के फॉर्मेट में. सेम स्टेप हमको रिपीट करना पड़ेगा फॉर y नॉर्मलाइजेशन. ठीक है, तो डायरेक्टली बस मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ अपने y नॉर्मलाइजेशन का. सो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस एंड पेस्ट इट ओवर देयर. नाउ हियर आई एम गोइंग टू कंप्यूट माय y नॉर्म. तो यहाँ पर मैंने कर दिया कि लेट्स से y माइनस y min. ओके, और इधर मैंने कर दिया आपका y max माइनस y min. Okay, and here I am going to print the values of my y normalization and I am going to run this cell. Okay, सबसे पहले एक बार मेरे को ये डिफाइन करना पड़ेगा y min वगैरह. तो यहाँ पर लेट्स से मैं क्या ना फॉर्मूला इस तरीके से एक बार लिख देता हूँ. ये लिख देता हूँ मैं, चलो y डॉट min. ठीक है, y डॉट मैक्स, ये एक ही लाइन में भी आप लिख सकते हो इस तरीके से, और y डॉट min. Okay, now I am going to run this cell
और यहाँ पर जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था आपका टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड, वो भी अब स्केल अप हो जाएगा 0 और 1 की वैल्यू के बीच में। तो इस तरीके से आपकी होती है स्टेज 4 ट्रांसफॉर्मेशन, वेयर वी हैव टू स्केल डाउन आवर dependent variable and independent variable in a scale of 0 to 1. Okay, so let's say now we are going to put norm values to our data set. ये जो हमारी नॉर्मलाइजेशन वाली वैल्यूज है, अब इसको अब एक बार डलवा देते हैं अपने डेटा सेट के अंदर। तो लेट अस से मैं यहाँ पर एक नया डेटा फ्रेम बना, इसका मैंने नाम दे दिया df2 और मैंने डेटा फ्रेम की वैल्यूज इस df2 के अंदर डलवा दी। तो जो भी मेरे पहले डेटा फ्रेम के अंदर वैल्यूज थी वो अब आ चुकी है आपके डेटा फ्रेम 2 में। ओके, तो इसको मैं एक बार रन भी करा देता हूँ। ठीक है ना, आप प्रिंट भी करके दे सकते हो df2 को, तो वही वाली वैल्यूज आपको नजर आ जाएंगी जो आपके डेटा फ्रेम के अंदर थी। अब करना क्या है कि लेट से df2 के आवर्स अंडरस्कोर स्टडीड में मैं डलवा देता हूँ कौन सी वैल्यू, लेट से एक्स नॉर्म की वैल्यूज। ओके, df2 के टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड में मैं डलवा देता हूँ कौन सी वैल्यू, वाई नॉर्मलाइजेशन की वैल्यूज। तो अब ये वाली वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी और इसकी जगह ये नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज नजर आ जाएंगी। ओके, तो जैसे ही मैं सर को रन करूंगा, ठीक है, तो एक वार्निंग आएगी आने देना, और यहाँ पर आपको अब ये वैल्यूज नजर आ जाएंगी आपकी नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज। ठीक है ना, सो नाउ आई एम गोइंग टू जनरेट अ प्लॉट फॉर दिस एज वेल, बट आपसे पहले एक बार ये टाइप कर लो और ये टेबल जनरेट करके देख लो कि आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो इसके बाद लेट्स से आप एक बार ग्राफ भी जनरेट करके देख लेते हैं। तो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ df.to प्लॉट, और जब आप इसको रन करोगे तो आपको एक बार इस तरीके का ग्राफ नजर आ जाएगा आपका, जिसके अंदर आपका ब्लू कलर की वैल्यूज है आवर्स अंडरस्कोर स्टडीड, ऑरेंज है टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड, और ये जो आपका ग्रीन है ये आपका स्टेटस। इस तरीके की वैल्यूज आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, तो जब आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल स्केल अप हो जाता है 0 और 1 के फॉर्मेट में, अब हम आते हैं अपनी स्टेज 4 पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। और इस स्टेज 5 का लेट्स से एग्जैक्टली नेम है आपका डेटा माइनिंग, या आप इसको सिंपली बोल सकते हो माइनिंग। अब यहाँ पर हम प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स अवर माइनिंग। अब लेट्स से मेरे को क्या माइनिंग करनी है, या लेट्स से मेरे को क्या प्रेडिक्शन करनी है। लेट्स से आई वांट टू प्रेडिक्ट, ओके, या लेट्स से आई एम गोइंग टू प्रेडिक्ट वाई। वाई क्या मेरा आपका टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्स, और एक्स हमारा क्या है यहाँ पर आवर्स अंडरस्कोर स्टडी। ठीक है, ये मेरे को प्रेडिक्शन करनी है दैट आई वांट टू प्रेडिक्ट टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स अंडरस्कोर स्टडी। ठीक है, विद मैक्सिमम एक्यूरेसी एज वेल। ठीक है, लेट्स से मैं ये भी लिखता हूं विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। अब आपको याद हो कि जब मैंने सब कोरिलेशन निकाला था तो ये अराउंड 98% तक कोरिलेटेड थी, मतलब इनके अंदर हाईली कोरिलेशन है। तो मेरी जो एक्यूरेसी आनी चाहिए वो भी मैक्सिमम एक्यूरेसी आनी चाहिए अगर आप प्रेडिक्शन कर रहे हो तो नाउ हियर वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स अंडरस्कोर स्टडी। इसके लिए हियर वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ रिग्रेशन, और यहाँ पर प्रेडिक्शन के लिए मैं यूज करूँगा लीनियर रिग्रेशन का। ओके, यहाँ पर आप यूज करोगे लीनियर रिग्रेशन का प्रेडिक्शन के लिए, क्योंकि अभी हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं लीनियर रिग्रेशन। तो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन के लिए एक है ना इक्वेशन होती है, मैं आपको इसकी इक्वेशन बताता हूँ विच वी आर गोइंग टू यूज रिग्रेशन इक्वेशन। और वो इक्वेशन होती है आपकी y इज इक्वल टू mx प्लस c।
ये इक्वेशन होती है जिसको हम यूज करेंगे फॉर प्रेडिक्शन, और इस इक्वेशन का लेट्स से फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिख के दिखा दिया है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब यहाँ पे लेट्स से बात करते हैं कि y क्या होता है, m क्या होता है, x क्या होता है और आपका एग्जैक्टली c क्या होता है। ओके, तो लेट मी शो यू। तो ये हमारी लीनियर रिग्रेशन की एग्जैक्टली इक्वेशन होती है, c प्लस इज इक्वल टू ax या y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पर c का मतलब क्या होता है आपका कांस्टेंट। ओके, a का मतलब यहाँ पर क्या होता है आपका स्लोप, या लेट से आप यहाँ पर इसको mx कर सकते हो, जो मैंने लिखा है mx प्लस c। तो यहाँ पर ये जो आपका m होता है, ये आप इसको a कह लो, इसका मतलब होता है आपका स्लोप। तो सबसे पहले y क्या होता है, इट इज द आउटपुट विच इज गोइंग टू डिटरमाइंड बाय इनपुट x। ओके, y एग्जैक्टली क्या होता है, योर आउटपुट विच इज गोइंग टू डिटरमाइंड बाय द इनपुट x। ठीक है, अब यहाँ पर एक और होता है आपका b, हाउ मच वैल्यू ऑफ x हैज इम्पैक्ट ऑन y इज डिटरमाइंड बाय दिस a। ये जो आपको नजर आ रहा है ना स्लोप या m क्या करेगा कि हाउ मच वैल्यू ऑफ x हैज इम्पैक्ट ऑन y इज डिटरमाइंड बाय दिस स्लोप। In the two-dimensional graph having axis x and y, a is the slope of the line। यहाँ पर m को exactly क्या बोला जाता है, slope of your line। और c क्या होता है, c यहाँ पर होता है constant, इसका मतलब ये होता है value of y when x is 0। कि y की तब क्या वैल्यू होगी जब आपकी x क्या रहता है 0, जब आपका x क्या रहता है आपका 0। तो ये फॉर्मूला होता है आपके लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन का, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से m का मतलब क्या होता है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। m का यहाँ पर मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्लोप। इसके बारे में आप विकिपीडिया पे पढ़ भी सकते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ स्लोप एग्जैक्टली निकलता किस तरीके से है। ओके, इसके लिए आपको 3-4 चीजें पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और मीडियन, ये किस तरीके से आप कंप्यूट करते हो। ठीक है, इसके बाद जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है x, तो बताइए आपको y पता है, c मैं आपको बताता हूँ कि c एग्जैक्टली क्या होता है। c एग्जैक्टली होता है चेंज इन y, इसको पहली बात तो बोला जाता है कोएफिशिएंट, या लेट्स से इसको बोला जाता है आपका इंटरसेप्ट वैल्यूज, या आप इसको बोल सकते हो c को इंटरसेप्ट वैल्यू। ये क्या दिखाता है, वैल्यू ऑफ y, ओके, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0। ठीक है, और ये जो कोएफिशिएंट है ये आपका क्या बताता है, लेट्स से चेंज इन y, ये जो आपका कोएफिशिएंट है मैं इसका लिख रहा हूँ, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपकी x वैल्यू चेंज हो रही है तो y पर उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो ये कंप्यूट कर लेता है यूजिंग कोरिलेशन। अब सबसे पहले मेरे को ना, अगर इस लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन को यूज करना है तो आपको क्या ना मॉड्यूल इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, और उस मॉड्यूल का एग्जैक्टली नेम क्या आपका, इंपोर्ट sklearn, ये होता है आपका साइंटिफिक लर्न, इंपोर्ट sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, cause we are going to make a use of this linear model, ठीक है, as एलिमेंट। तो अगर आपको लीनियर रिग्रेशन की इस वाली इक्वेशन को यूज करना है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो उससे पहले आपको ये वाला मॉड्यूल इंपोर्ट कराना पड़ेगा, sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल एज lm। ठीक है, एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट lm यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस लीनियर रिग्रेशन। नाउ यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, आप यहाँ पर ये लिख दो लीनियर रिग्रेशन। अब इसकी इंफॉर्मेशन को लेट्स से मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, LR शॉर्ट फॉर्म फॉर माय लीनियर रिग्रेशन, इस तरीके से। तो लेट्स से आफ्टर मेकिंग अ यूज ऑफ दिस इक्वेशन y is equal to mx plus c, now here we are going to perform training of our model। ठीक है, we are going to perform the training of our model। आप इसको ट्रेनिंग भी बोल सकते हो या आप इसको ये भी बोल सकते हो यूजिंग इक्वेशन। अगर अब आपको लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन को यूज करना हो, जो इक्वेशन क्या थी आपकी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ पर आपको एक ना यूज करना पड़ेगा LR डॉट फिट का, और इस फिट के अंदर आपको अपने डिपेंडेंट वेरिएबल
और इंडिपेंडेंट वाले वेरिएबल्स की वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ती है x, y। ये x, y आपने ऊपर डिक्लेयर किया था एज योर डिपेंडेंट एंड एज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। lr डॉट फिक्स x, y। इतना आप एक बार सेल को रन कर लेना, वरना आपके पास अभी एक एरर आ जाएगा। जैसे ये बन गया मेरा लीनियर रिग्रेशन। तो यहाँ पर आपकी ये वाली जो इक्वेशन है ना y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये आप पे फिट हो चुकी है बाय यूजिंग दिस lr डॉट फिट। इसका मतलब भी है फिट टू मेक अ यूज ऑफ दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब जैसे ही आपके मॉडल की ट्रेनिंग हो जाती है, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स प्रेडिक्शन। अब यहाँ पर पता लग जाएगा आपको कि हाउ दिस इक्वेशन हैज बीन यूज्ड। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर प्रेडिक्शन। अब प्रेडिक्शन में लेट्स से आप किस तरीके से करोगे, हियर आई एम गोइंग टू टेक अ वेरिएबल नेम्ड एज आवर्स। मैंने यहाँ पर एक है ना वेरिएबल ले लिया HRS के नाम से। हियर आई एम गोइंग टू टेक एन इनपुट फ्रॉम अ यूजर, तो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया आपके इनपुट फंक्शन का। इनपुट फंक्शन का हम कब यूज करते हैं, व्हेनेवर यू वांट टू टेक एन इनपुट फ्रॉम यूजर। लेट्स से मेरे को यूजर से क्या इनपुट रिसीव करना है, मेरे को पूछना है एंटर स्टडी आवर्स। कि मैं अब यूजर से पूछ लूँगा कि आप बताओ कि कितने आवर्स आप पढ़े हो, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू प्रेडिक्ट इज आई एम गोइंग टू प्रेडिक्ट द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। अब यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन का मैं क्या ना फंक्शन यूज करूंगा lr डॉट प्रेडिक्ट, ठीक है। और ये किसको प्रेडिक्ट करेगा, लेट्स से इट विल गोइंग टू प्रेडिक्ट बेस्ड ऑन एन आवर्स। यहाँ पर आपको वो वाली वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी जिसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रेडिक्ट करा, ठीक है। इसके बाद लेट्स से मैंने यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी, और प्रिंट के अंदर लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि स्टूडेंट हु स्टडी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंकैटिनेशन करा रहा हूँ, इतने नंबर ऑफ आवर्स विल स्कोर इतने मार्क्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये कंकैटिनेशन करा रहा हूँ इस तरीके से, विल स्कोर इतने मार्क्स, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्रेडिक्ट कर पा रहे कि नहीं। सो मेरे को एक बार इसको चेक करना पड़ेगा। सो ये मेरे से पूछ रहा है एंटर स्टडी आवर्स। लेट्स से मैंने बोला कि इफ आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर 8 आवर्स, तो यहाँ पर इससे लिखा हुआ है कि अगर कोई 8 घंटे पढ़ेगा तो उसका स्कोर अराउंड 89.555 समथिंग करके आ जाएगा। तो अराउंड उसके चांसेस है 89 टेस्ट ग्रेड या ग्रेड लाने के। आप एक बार चेक कर लो, और अगर कुछ इश्यू आ रहा तो जस्ट लेट मी नो। ये आपका पूरा स्क्रिप्ट है। So let's say after prediction, now we are going to generate a plot, ठीक है। Here I am going to generate a graph. ये ग्राफ आपको क्या दिखाएगा, let me show you, generate graph, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं ग्राफ बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा आपका एक्चुअल की एक्चुअल वैल्यू क्या थी वर्सेस अवर प्रेडिक्टेड वैल्यूज, वर्सेस प्रेडिक्टेड, कि हमने जो प्रेडिक्ट किया उतनी कितनी वैल्यूज आ रही है और एक्चुअल से कितना दूरी पे है ये वैल्यूज। तो यहाँ पर लेटेस्ट है, सबसे पहले मैंने यूज़ किया plt डॉट प्लॉट का, और मैंने यहाँ पे प्लॉट करा दिया आपके x को y को, ठीक है। और यहाँ पर लेट से कलर मैंने इसका दे दिया एज अ रेड। तो x y को मैंने प्लॉट करा दिया, इसका कलर मैंने दे दिया आपका रेड। अब यहाँ पर लेट से हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ स्कैटर, plt डॉट स्कैटर। एक मैं स्कैटर ग्राफ का भी इधर यूज करूंगा, इसके अंदर भी सेम मैंने लिख दिया आपका x, y, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से इसका भी कलर मैंने दे दिया आपका रेड। तो लाइन बन के आ जाएगी, लाइन पे कुछ डॉट डॉट डॉट्स बन के आ जाएंगे यूजिंग दिस स्कैटर। इसके बाद यहाँ पे लेट्स से मैं लेबल सेट कर रहा हूँ, प्लॉट डॉट एक्स लेबल। अब यहाँ पे लेट्स से मैं एक एक्स लेबल डाल देता हूँ, आवर्स अंडरस्कोर स्टडी, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, आवर्स अंडरस्कोर स्टडी। ठीक, इसके बाद लेट्स से मैं एक बार वाई लेबल सेट कर देता हूँ। वाई लेबल था मेरा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड, ठीक है। आप यहाँ पर एक टाइटल भी सेट कर सकते हो, plt डॉट टाइटल,
ठीक है, लेट्स चलो इसके अंदर अब आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू भी आ जाएगी बस, ठीक है, एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड। ओके, नाउ हियर आई एम गोइंग टू जनरेट माय प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पे लेट्स से मैं लिख देता हूँ आपका PLT, यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि अब हम प्रेडिक्टेड वैल्यू को प्लॉट कर रहे हैं, प्रेडिक्टेड वैल्यूज। इसके लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया आपके PLT डॉट प्लॉट का। यहाँ पर आप डाल दो एक्स रेडियस और यहाँ पर आप डाल देना एक बार ये LR डॉट प्रेडिक्ट एक्स, LR डॉट प्रेडिक्ट की एक्स ने एग्जैक्टली मतलब ये जो हमारे लीनियर रिग्रेशन है इसने एक्स की वैल्यू को क्या प्रेडिक्ट किया है। ओके, प्लॉट में फाइंड इक्वल टू स्टैटिक नहीं कर सकते, वैसे भी डाल सकते, वैसे भी डाल सकते, हाँ वो बता दो। कलर आप डाल दो उसका लेट्स से ग्रीन। इसी तरीके से आप y की प्रेडिक्शन भी चेक कर लो कि y पे इसने क्या क्या वैल्यू प्रेडिक्ट करी थी। तो यहाँ पर लेट्स से आप एक बार डाल देना, ये पहले मैं एक बार कैपिटल X डाल रहा हूँ, यहाँ पर मेरा कैपिटल X है, ठीक है, मैंने वहाँ पर ऊपर एक कैपिटल X लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी लेट्स से मैं इसका एक बार बस चेंज कर देता हूँ PLT डॉट स्कैटर। ओके, यहाँ पर आप डाल देना PLT डॉट स्कैटर। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट रन दिस सेल। तो ये आ जाएगी आपका कुछ एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड। तो एक्चुअल मेरी रेड में है और जो मैंने प्रेडिक्ट करी है वो थोड़ी ग्रीन में, तो ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है, लगभग आसपास ही है। सो ये आपकी स्क्रिप्ट है, आप एक बार इसको लिख लो और एग्जीक्यूट करो। तो लेटेस्ट से यहाँ पर आपने ना कुछ प्रेडिक्शन करी है और वो प्रेडिक्शन अराउंड लगभग एक्यूरेट ही आ रही है 89। अगर अब आपको मैनुअली ना छोड़ के लेट्स से अगर मशीन लर्निंग के थ्रू चेक करना हो कि ये मेरी एक्यूरेसी कितने % एक्यूरेट है, 98%, 1%, 2%, तो यहाँ पर हमें ना यूज़ करते हैं इन 3 एल्गोरिथम्स का। एक होती है आपकी R², दूसरी होती है आपकी RMSE और एक और होती है आपकी MAE। ओके, तो लेट्स से इफ यू वांट टू चेक कि हाउ गुड इज योर मॉडल, सो देयर आर 3 वेज, R², RMSE और MAE। तो सबसे पहले मैं आपको यूज़ करूँगा आपके R² का, ठीक है। R² का मतलब क्या होता है, लेट अस से the R² matrix is the most popular practice of evaluating how well your model fits the data. R² value designates the total proportion of variance in the dependent variable explained by the independent variable. It is a value between 0 and 1. The value toward 1 indicates a better model fit. तो अगर आपकी 1 से ऊपर वैल्यू जा रही है तो बताते हैं कि आपका मॉडल थोड़ा एक्यूरेट है। या लेट से अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो R² एग्जैक्टली आपका किस लिए काम आता है, टू चेक कि आपका मॉडल कितने % एक्यूरेट है। ये सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है और ये इनबिल्ट एल्गोरिथम। तो जब भी आप कुछ भी प्रेडिक्शन करो और आपको चेक करना हो कि मेरी कितनी % एक्यूरेट है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे R² का। इसका आप कैसे यूज़ कर सकते हो, लेट मी शो यू। आप एक नए सेल में आ जाओ। ओके, here now we are going to check the accuracy of our model। चेक करके देखते हैं कि मेरे मॉडल की एग्जैक्टली एक्यूरेसी कितनी है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपने R2_score का। तो उसके लिए आप एक बार पैकेज इंपोर्ट करा लो फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, ये पैकेज का नेम है जहाँ पर से आपको ये R2 मिलेगा। फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स यू हैव टू इम्पोर्ट R2_score। ये एक इनबिल्ट लाइब्रेरी है which is used to check the accuracy of your program फ्री में। तो ये जब भी हम यूज़ करेंगे जब भी हमारी प्रेडिक्शन कंप्लीट हो जाएगी, मैं इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करूँगा। अब देखो करना क्या है, इसको यूज़ करने के लिए लेट मी शो यू। इधर मैं क्या ना वेरिएबल बना रहा हूँ एक्यूरेसी के नाम से। Here I'm going to create a variable named as accuracy. In this accuracy, I'm going to make a use of this R2_score। ठीक है, अब यहाँ पर आता है आपको सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि था मेरा y। अब इस y को आपको किसके बेसिस पे मतलब प्रेडिक्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे LR डॉट प्रेडिक्ट और यहाँ पर आपका आ जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इसका सिंटेक्स होता है। ओके,
और इसके बाद लेट्स से अब आप प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट एक्यूरेसी इज, और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को करा दो प्रिंट। तो अगर 1 आती है तो बहुत बढ़िया है, और अगर उसके पास भी आती है तो भी आपका मॉडल लगभग ठीक ही है। हाँ, अगर 0.5 से कम आती है या 0.6 से कम आती है तो आपकी प्रेडिक्शन बेकार है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट रन दिस सेल, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी एक्यूरेसी अराउंड 98% तक है, मतलब 1 के काफ़ी करीब है। तो मतलब मॉडल मेरा 98% एक्यूरेट है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस इसे इनबिल्ट R2 स्कोर का यूज करना। अब यहाँ पर इस एक्यूरेसी को चेक करने के बाद लेट्स से वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट नेम्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? दिस इज द मीन और एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एरर दैट इज द प्रेडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल, कि इनके बीच में कितना परसेंटेज एरर है। अगर आपको ये चेक करना हो तो आप यहाँ पर ये यूज कर सकते हो मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये सबसे पहली बात तो ये जो वैल्यू आपको देगी मीन या उनकी एक एवरेज देगी। किसका एवरेज देगी? एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच का जो भी आपका एवरेज या मीन रहेगा वो कंप्यूट करके देती है। इसको आपका बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में MAEB। इसका मतलब होता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। तो लेट्स से इसको भी एक बार करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हेल्प आउट करता है। इसके लिए भी आपको क्या है, पैकेज इंपोर्ट कराना पड़ेगा फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, एंड हियर आई एम गोइंग टू इंपोर्ट मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, आप टैब स्पेस करके सजेशन भी ले सकते हो। फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स आई एम गोइंग टू इंपोर्ट मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बना लिया MAE के नाम से, सेम जो आपने ऊपर किया था यहाँ पर भी आपका आता है। इधर आपको R2 की जगह यूज करना पड़ेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। किसको आपको प्रेडिक्ट करना है और किसके बेसिस पे करना है आपको वो स्पेसिफाई यहाँ पर करना होता है, प्रेडिक्ट। और लेट्स से यहाँ पर आप प्रेडिक्ट कर दो x, एंड यू कैन प्रिंट वैल्यू ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एज वेल, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और यहाँ पर आई एम गोइंग टू जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस MAE। इसको रन कर लेते हैं सेल को, तो यहाँ पर कुछ एक मीन वैल्यूज आ जाएगी 1.55 समथिंग समथिंग। ये आपका मीन या एवरेज दिखा रहा है बिटवीन योर प्रेडिक्टेड एंड बिटवीन योर एक्चुअल मीन वैल्यू। तो ये आपका पहला प्रोजेक्ट है लीनियर रिग्रेशन का। इसका आप नाम दे सकते हो स्टूडेंट टेस्ट ग्रेड प्रेडिक्शन सिस्टम। ओके, आपके पास अब चाहे कोई भी बड़ा डेटा सेट हो तो उसमें से बस आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी, hours_studied होना चाहिए और आपकी ग्रेडिंग होनी चाहिए। अब आप कोई सा भी डेटा सेट उठा सकते हो, चाहे वो जितना भी बड़ा हो। ठीक है, तो पहली स्क्रिप्ट ये कंप्लीटेड है। अच्छा, ये स्क्रिप्ट आपको भी आपके डाउनलोड रिसोर्स सेक्शन में मिल जाएगी, ये पूरी इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन एंड विद कमेंट्स, ये पूरी आपकी है। तो आप इसको प्रोजेक्ट एज अ सबमिट कर सकते हो। इसका नेम आप दे सकते हो एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड, स्टूडेंट टेस्ट ग्रेड वर्सेस hours_study यूजिंग लीनियर रिग्रेशन।